हाँ जी भाई। हाँ जी भाई, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हो, क्या हाल चाल? तो अपने लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है। ठीक है भाई, लास्ट क्लास में अपने डिस्कस कर रहे थे पोस्ट ऑसिलेशन, है ना। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम। तो लास्ट क्लास में अपने डिस्कस कर रहे थे पोस्ट ऑसिलेशन, है ना। ये अपने डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने एम्पलीट्यूड निकाला था, वेलोसिटी निकाली थी। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था इतना। चलो अब अपने डिस्कस करते हैं फेज डिफरेंस बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड वेलोसिटी रेजोनेंस, है ना। फेज डिफरेंस की अपने बात करते हैं। फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन फेज डिफरेंस बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड वेलोसिटी, या डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, ये अपने बात करते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या आया था हमारे पास में। हाँ, फोर्स्ड ऑसिलेशन डिस्प्लेसमेंट आया था हमारे पास में। देखो भाई, डिस्प्लेसमेंट आया था हमारे पास में एक्स नॉट एक्स इक्वल टू ए साइन पी टी माइनस थीटा, और वेलोसिटी आई थी हमारे पास में। वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी आई थी हमारे पास में ये रही, ए पी कोस पी टी माइनस थीटा। तो इसको यदि मैं कंबाइन लिखूं तो x आया था हमारे पास में a साइन पी टी माइनस थीटा, और वेलोसिटी आई थी हमारे पास में ए पी कोस पी टी माइनस थीटा। ठीक है, कोस को क्या मैं ये लिख सकता हूं पाई बाय टू। कोस को अपने को साइन में कन्वर्ट करना है, तो कोस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखूं मैं। कोस को मैं ये लिख सकता हूं, जैसे यहाँ पे, एक सेकंड रुको। कोस को मैं लिख सकता हूं पाई बाय टू साइन पाई बाय टू प्लस थीटा। जैसे हमारे पास में इस क्या, इसको मैं ये लिख सकता हूं ए पी साइन पाई बाय टू प्लस पी टी माइनस थीटा। ये लिख सकता हूं मैं पाई बाय टू प्लस। ठीक है, थीटा है इनिशियल फेज डिफरेंस। ठीक है, ओके। तो दोनों में फेज डिफरेंस कितने का है, दोनों में देखो
जो फेज डिफरेंस है दोनों में, इसको मैं, एक सेकंड रुको, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ ए पी साइन पी टी माइनस थीटा माइनस पाई बाय 2। तो ए पी साइन पी टी माइनस पाई, ये लिख लिया मैंने, ठीक है। तो पाई यहां पे हमारे पास में थीटा माइनस पाई बाय 2। थीटा है यहां पे इनिशियल फेज जो पोजीशन का है हमारे पास में t इक्वल टू 0 पर। तो फाई है हमारे पास में पीटी माइनस जो वेलोसिटी है हमारे पास में, दैट इज पीटी माइनस फाई। तो ये हमारे पास में है, इसको नोट करो भाई। चलो, हमारे पास में हमने फोर्स्ड ऑसिलेशन लिया था, एफ इक्वल टू एफ नॉट साइन पी टी। ये हमारे पास में एक्सटर्नल फोर्स था, ठीक है, ये हमारे पास में था, है ना। और हमने थीटा क्या लिखा था, थीटा क्या आया था, टेन थीटा क्या आया था हमारे पास में, टेन थीटा आया था। देखो यहां से देखो, लास्ट क्लास में हमने इसको पुट किया था टेन थीटा को। टेन थीटा आया था हमारे पास में 2 RP ओवर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। 2 RP ओवर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये टेन थीटा की वैल्यू थी। अब देखो यहां पे जो हमारे पास में जो वेलोसिटी है, जो एक्सेलरेशन है हमारे पास में, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारे पास में इस फोर्स से, और फोर्स को अपने कंपेयर करें, एक्सटर्नल फोर्स का फेस और डिस्प्लेसमेंट का फेस, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट है वो थीटा फेस पीछे है एक्सटर्नल फोर्स से। एक्सटर्नल फोर्स में आ रहा है साइन पीटी, और डिस्प्लेसमेंट में आ रहा है साइन पीटी माइनस थीटा। पी स्क्वायर है क्या, हाँ पी स्क्वायर, नॉट आर स्क्वायर, इट इज पी स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर, ठीक है। यहां पे ये देख सकते हो तुम कि जो फोर्स है वो है एफ नॉट साइन पी टी, और जो एक्स है वो है ए साइन पी टी माइनस थीटा। तो यहां से अपने कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स से, एक्सटर्नल फोर्स से थीटा फेस पीछे है, और थीटा ये है हमारे पास में 2 RP ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और जो हमारे पास में वेलोसिटी है वो फाई फेज पीछे है फोर्स से, फोर्स के कंपैरिजन में पाई फेज पीछे है, और पाई बाय 2 फेज वेलोसिटी के कंपैरिजन में, डिस्प्लेसमेंट के कंपैरिजन में पाई बाय 2 फेज आगे है, प्लस पाई बाय 2 है ना, इट इज प्लस पाई बाय 2 पीटी माइनस थीटा। तो जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट के कंपैरिजन में पाई बाय 2 फेज लीड कर रहा है, इट इज लीडिंग बाय पाई बाय 2 फेज। और फोर्स के कंपैरिजन में देखें इट इज लैगिंग, है ना। जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेटर इज लैगिंग बाय पाई फेस with
एक्सटर्नल फोर्स। क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है सबको? हम्म, क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? हाँ जी भाई। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? हम्म। और जो थीटा है वो हमारा ओमेगा नोट और पी के रिलेशन पे डिपेंड करता है। देखो, अब हम कह रहे हैं, पहले वेलोसिटी को देखो भाई। हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन इज लैगिंग विथ फाई है हमारे पास में थीटा माइनस पाई बाय 2 विद द एक्सटर्नल फोर्स। अब यदि मैं कहूं कि जो हमारी पी की वैल्यू है, यदि वो लेस देन ओमेगा नॉट, इसमें तीन केस हो सकते हैं। अब ये जो थीटा है इसकी पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, इसकी नेगेटिव भी हो सकती है, और इसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है, सॉरी इन्फिनिटी भी हो सकती है हमारे पास में। अब देखो इसकी वैल्यू क्या, सॉरी पाई बाय 2 भी हो सकती है। इसमें तीन केस बनते हैं हमारे पास में। फर्स्ट केस यदि पी लेस देन ओमेगा नॉट हो, दूसरा केस पी ग्रेटर देन ओमेगा नॉट हो, और तीसरा केस पी इक्वल टू ओमेगा नॉट हो। तो यहां टेन थीटा क्या आएगा, और यहां टेन थीटा क्या आएगा, यहां टेन थीटा क्या आएगा, यहां टेन थीटा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? ये देखो, जब हमारे पास में अपने कह रहे हैं कि पी की वैल्यू लेस देन ओमेगा नॉट है तो टेन थीटा नेगेटिव, और टेन थीटा नेगेटिव थीटा की किस वैल्यू के लिए होता है? ये नेगेटिव है ना। जब पी लेस देन ओमेगा नॉट है तो टेन थीटा नेगेटिव, और पी ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव टेन थीटा पॉजिटिव, और ये है नेगेटिव, और ये है टेन थीटा इन्फिनिटिव। तो यहां थीटा की रेंज क्या है, यहां थीटा की रेंज, यहां पे तो पता है थीटा की वैल्यू पाई बाय 2, यहां थीटा की क्या रेंज है भाई? थीटा किस रेंज में, टेन थीटा पॉजिटिव किस रेंज में होता है बताओगे? टेन थीटा का जो ग्राफ है वो 0 से पाई बाय 2 पर पॉजिटिव होता है, और पाई बाय 2 से पाई के बीच में ये नेगेटिव होता है। तो 0 से पाई बाय 2 में इट इज पॉजिटिव, एंड पाई बाय 2 से पाई में इट इज नेगेटिव, और थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 पर इसकी वैल्यू होती है हमारे पास में 0। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी को? बताओ भाई, क्या इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाँ। अब यहां पे देखो, तो टेन थीटा हमारे पास में हमें पता है कि, अब फेस पे आ जाओ फाई पर। जो फाई है वो है थीटा, यहां ही लिख देता हूं मैं, फाई की वैल्यू है थीटा माइनस पाई बाय 2। यदि थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाय 2 के बीच में है तो फाई की वैल्यू इस रेंज में नेगेटिव है, और थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 से पाई के बीच में, तो फाई की वैल्यू यहां ग्रेटर देन 0 है, और थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 है तो फाई की वैल्यू यहां 0 है। तो फाई की वैल्यू यहां नेगेटिव है। यदि हमारी पी की वैल्यू लेस देन ओमेगा नॉट है तो फाई की वैल्यू लेस देन 0, फाई की वैल्यू लेस देन 0 मतलब फाई की वैल्यू नेगेटिव, और एक बाहर नेगेटिव साइन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। वो थर्ड का छोड़ो ना, यहां तक ही देख लो, थर्ड में भी वो पॉजिटिव होगा, आगे का छोड़ो, 0 से पाई में देख लो तुम। ठीक है। तो
तो यहां देखो हमारे पास में यहां क्या होगा, देखो और भी कितने भी अपने फाइंड आउट कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हायर ऑर्डर तुम फाइंड आउट कर लो भाई, है ना। पर अपने 3 मेन केस देख रहे हैं कि थीटा की वैल्यू, और रेंज तो और भी बहुत सारी हो सकती है कि इन्फिनिटी कितनी बना लो, है ना, 0 से 2 पाई के बीच में और भी बहुत सारी रेंज ले सकते हैं अपने, जहाँ पे ये पॉजिटिव है ना, जैसे पाई/2, फिर 3 पाई/2, यहाँ पे 0 से पाई/2, पाई/2 से पाई में नेगेटिव, और फिर ये 3 पाई/2, तो पाई से 3 पाई/2 में पॉजिटिव, तो पाई से 3 पाई/2, ये एक रेंज और हो सकती है, पाई से 3 पाई/2 हमारे पास में, है ना, ये भी एक रेंज हो सकती है, पाई से 3 पाई/2। पाई से 3 पाई/2 में टेन थीटा पॉजिटिव होगा। अपने एक बार 0 से पाई के बीच में ही देख रहे हैं, हायर ऑर्डर लोगे तो कहानी चेंज हो जाएगी, है ना। मान लो थीटा की वैल्यू अपने ले रहे हैं 0 से, यदि थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में, हायर ऑर्डर अपने और भी ले सकते हैं, हायर ऑर्डर कितने भी ले लो, तो उसमें जैसे यदि थीटा की वैल्यू मैंने पाई से 3 पाई/2 ले ली, तो पाई से 3 पाई/2 में टेन थीटा आ जाएगा पॉजिटिव, टेन थीटा पॉजिटिव, तो ये जो संख्या है, ये संख्या हमारे पास में पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। वो अलग अलग थीटा के लिए वो अलग अलग निकाल सकते तुम, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें। अब यदि मैं 0 से θ/2 की बात करूं इस रेंज की, तो फाई नेगेटिव, इसका मतलब वेलोसिटी है वो यहाँ पे फाई नेगेटिव, और एक नेगेटिव यहाँ पहले से प्रेजेंट है, एक नेगेटिव यहाँ पहले से प्रेजेंट है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी लीड करेगी फोर्स को, ठीक है। और इस रेंज में फाई पॉजिटिव है तो वहां नेगेटिव है, तो यहाँ वेलोसिटी लैग करेगी, और जहां फाई की वैल्यू 0 है वहां वेलोसिटी सेम फेज में, वेलोसिटी एंड जो एक्सटर्नल फोर्स है वो सेम फेज में होंगे, वेलोसिटी और एक्सटर्नल फोर्स में अपने रिलेशन बना है। बाकी इसमें देखोगे इस रेंज में, तो इस रेंज में फाई की वैल्यू हमारे पास में ग्रेटर देन 0 है इस रेंज में, तो इसमें जो वेलोसिटी है वो लैग करेगी ना। तुम आगे के और भी लिख सकते हो, 0 से पाई/2, पाई/2 से पाई, थीटा की वैल्यू पाई/2, फिर थीटा की वैल्यू तुम लिख लो पाई से 3 पाई/2, फिर थीटा की वैल्यू तुम लिख लो 3 पाई/2 से 2 पाई, ये आगे की वैल्यू भी तुम लिख सकते हो, अभी हमने 3 ही केस लिए हैं, आगे की वैल्यू भी लिख सकते हो और सभी के लिए कैलकुलेट कर सकते हो, पर होगा फॉर्मूले से ही, ठीक है। तो इस टाइप से अपने कर सकते हैं। तो रेजोनेंस, ये है रेजोनेंस कंडीशन, तो रेजोनेंस जो कंडीशन होगी वहां पे हमारे पास में ऑलमोस्ट रेजोनेंस नहीं है ये, और रेजोनेंस तो तब होगा जब आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तब ये रेजोनेंस है, जब आर की वैल्यू अपने, तो रेजोनेंस कंडीशन में वेलोसिटी और जो ड्राइविंग फोर्स है वो दोनों सेम फेज में होंगे, जब थीटा इक्वल टू पाई/2 है तो ये सेम फेज में होंगे, ठीक है। तो उसमें फिर ये एक्स और जो हमारा थीटा की वैल्यू पाई/2 है, तो एक्स जो है वो वेलोसिटी से पीछे रहेगा, यहाँ पे और भी तो प्रेडिक्शन कर सकते हो। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू जैसे पाई/2 है, थीटा की वैल्यू पाई/2 रखोगे तो ये आएगा साइन PT माइनस पाई/2, और ये है साइन PT, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो पाई/2 फेस पीछे रहेगा वेलोसिटी से, तो वो किसी भी एंगल के लिए तुम प्रेडिक्शन कर सकते हो, बट ये 3 फॉर्मूला याद होने चाहिए तुम्हें, एक तो ये डिस्प्लेसमेंट, और एक ये वेलोसिटी वाला, ये वाला, और एक फोर्स वाला साइन PT, ये तुम्हें पता होना चाहिए तीनों फॉर्मूले। और पाई की जो वैल्यू है वो है थीटा माइनस पाई/2, ये तुम्हें पता है तो तुम बता सकते हो। रेजोनेंस बेसिकली क्या है, मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेजोनेंस का मतलब है हमारे पास में जहाँ पे शार्पनेस मैक्सिमम है, रेजोनेंस का मतलब है कि जो हमारा ऑसिलेटर है वो उसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है जो उसकी एक तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, और जो हमारा डिराइविंग फोर्स है वो भी उसी फ्रीक्वेंसी पर आ चुका है,
तो उस कंडीशन को अपने कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन, कि डिराइविंग फोर्स जो बाहर से अपने अप्लाई कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी और जो हमारा ऑसिलेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी, यदि वो डैम्पिंग ऑसिलेटर है तो डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी, यदि वो नेचुरल ऑसिलेटर आइडियल ऑसिलेटर तो आइडियल फ्रीक्वेंसी, वो डिराइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो चुकी है, तो उसको अपने कहेंगे रेजोनेंस। ठीक है। और आर की जो स्मॉल वैल्यू के लिए हमारे पास में देखो अलग अलग रेजोनेंस हमने ड्रॉ किए थे, आर की जो स्मॉल वैल्यू है उसके लिए जो रेजोनेंस है वो पी इक्वल टू ओमेगा नॉट पर आ जाता है, और आर की लार्ज वैल्यू के लिए जो रेजोनेंस है वो इस फ्रीक्वेंसी पे आता है, जहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाए अपना डिस्प्लेसमेंट का, जहां डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाए उसी को अपने रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कंडीशन दैट इज रेजोनेंस। चलो भाई ये हो गया हमारा, इसको नोट कर लो भाई अच्छे से, क्या कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। अब अपने यहाँ पे बात करते हैं भाई नेक्स्ट, एवरेज पावर एब्जॉर्ब बाय द ड्रिवन ऑसिलेटर। एवरेज पावर एब्जॉर्ब बाय द ड्रिवन ऑसिलेटर। क्रिटिकल पॉइंट नहीं कहेंगे, क्रिटिकल एक अलग चीज होगी, क्रिटिकल जैसा नहीं है ये, क्रिटिकल एक अलग चीज होगी, मतलब ये फुल अपना पोटेंशियल यूज करेगा यहाँ पे। यदि एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी हमारी ओमेगा नॉट के इक्वल है फॉर स्मॉल आर, या फॉर लार्ज आर के लिए इसकी इक्वल है हमारे पास में, ये जो हमने कंडीशन लिखी थी इसके इक्वल है एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, तो ये अपना कंप्लीट फुल यूज करेगा ऑसिलेटर, मतलब अपना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक ये जाएगा ना, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन टाइप का कुछ नहीं होगा, एकदम फ्री स्टेट जैसा ही ये फील करेगा, इसको अपने रेजोनेंस कह देते हैं। ठीक है, क्रिटिकल जैसा नहीं है कुछ इसमें। चलो अब उन्हें बात करते हैं एवरेज पावर एब्जॉर्ब बाय द ड्रिवन ऑसिलेटर। एवरेज पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द ड्रिवन ऑसिलेटर। ड्रिवन ऑसिलेटर, हाँ चलो देखो, हमने डिस जो हमारे पास में पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, है ना, मतलब कितनी पावर जो ऑसिलेटर है वो अब्जॉर्ब कर रहा है बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स से वो कितनी पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, एवरेज पावर हमें निकालनी है, एवरेज मतलब पर यूनिट टाइम, मतलब एक टाइम इंटरवल में टोटल एवरेज पावर कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है। पावर का फॉर्मूला था फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स कौन सा, एक्सटर्नल फोर्स एफ नॉट साइन पी टी, और वेलोसिटी जो उसकी एक्चुअल स्टडी स्टेट में जो वेलोसिटी है डी एक्स बाई डी टी, तो एफ नॉट साइन पी टी, और वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने निकाला हुआ ए पी कोस पी टी माइनस थीटा, और ए हमारे पास में है भाई ये रहा, है ना, ये हमने सब कैलकुलेट किया हुआ है। ए है हमारे पास में एफ नॉट, देखो ए की जो वैल्यू है वो है एफ नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर पी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास में एवरेज पावर है, तो इसको मैं एफ नॉट ए पी साइन पी टी कोस पी टी माइनस थीटा
तो इसको मैं एफ नॉट ए पी साइन पी टी कोस ए माइनस बी, तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन ए साइन बी। ठीक लिखा है फॉर्मूला? माइनस ही आता है ना बीच में, एक बार चेक कर लो, माइनस ही आता है क्या, प्लस आता है या माइनस आता है? प्लस आता है मेरे हिसाब से ना। कोस ए माइनस बी में क्या आता है, प्लस आता है माइनस आता है? प्लस आता है मेरे हिसाब से, चेक कर लो एक बार, बताओ भाई। एफ नॉट ए पी, तो ये आ जाएगा साइन पी टी कोस पी टी कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर पी टी साइन थीटा प्लस आता है। ठीक है, इसका एवरेज लेना है हमें, तो एफ नॉट ए पी, तो साइन पी टी कोस पी टी का एवरेज 0 प्लस साइन स्क्वायर पी टी का एवरेज हाफ, तो साइन थीटा बाय 2, तो एफ नॉट ए पी साइन थीटा बाय 2, तो एफ नॉट पी साइन थीटा एफ नॉट 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर पी स्क्वायर, दैट इज एवरेज पावर। ठीक है, दैट इज एवरेज पावर। और टेन थीटा हमारे पास में था, साइन थीटा, तो टेन थीटा हमारे पास में था 2 RP ओवर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, ये टेन थीटा था। तो साइन थीटा क्या होगा, यहाँ पे साइन थीटा अपने पुट कर सकते हैं। देखो ये जो हमारे पास में, ये मान लो थीटा है, तो टेन थीटा होगा हमारे पास में। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, इसको मान लिया ए बी सी, तो टेन थीटा होता है ए बी बाय सॉरी बी सी बाय ए बी। टेन थीटा होता है हमारे पास में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बी सी कितना है, बी सी है हमारे पास में 2 RP, और बेस कितना है, ये बेस ए बी है हमारे पास में ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा हमारे पास में बेस ओवर, साइन थीटा में क्या आता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इन दोनों का होल स्क्वायर, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर पी स्क्वायर, ये साइन थीटा है। इस साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो एफ नॉट पी एफ नॉट साइन थीटा की जगह 2 RP और 2, ये टर्म होल स्क्वायर हो जाएगी, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर पी स्क्वायर, दैट इज एवरेज पावर। तो 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, और एफ नोट को अपने एफ नोट बाय एम भी लिख सकते हैं, ये हमें पता है एफ नोट बाय एम, तो ये आ जाएगा, या एफ नोट को एफ नोट लिख दो, तो एम एफ नोट स्क्वायर पी स्क्वायर आर ओवर ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर पी स्क्वायर, तो ये एवरेज पावर है। ठीक है, इसको नोट करो।
ठीक है, अब देखो इस एवरेज पावर की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी, जहाँ ये वैल्यू मिनिमम होगी। ये वैल्यू मिनिमम कहाँ होगी, जहाँ P इक्वल टू ओमेगा नॉट होगा, है ना। जो एवरेज पावर होगी मैक्सिमम, मैक्सिमम कितनी होगी, मैक्सिमम होगी जहाँ P इक्वल टू ओमेगा नॉट, एम एफ नॉट स्क्वायर पी स्क्वायर आर बाय ये जीरो, तो 4r² पी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल आउट, आर से एक आर कैंसिल आउट, तो एम एफ नॉट स्क्वायर बाय 4r, दैट इज द मैक्सिमम पावर। और ये कहाँ होगी, P इक्वल टू ओमेगा नॉट। ये जो P इक्वल टू ओमेगा नॉट है, इसको अपने वेलोसिटी रेजोनेंस भी कह देते हैं, वेलोसिटी रेजोनेंस। वेलोसिटी रेजोनेंस पर पावर मैक्सिमम होगी हमारी, जो मैक्सिमम पावर डिलीवर होगी वो वेलोसिटी रेजोनेंस, और रेजोनेंस कंडीशन पे ही मैक्सिमम पावर डिलीवर होती है, दैट इज द मैक्सिमम पावर डिलीवर। ठीक है, हाँ याद तो स्टार्टिंग वाले ही रखने हैं, बाकी तो बन जाएंगे। याद तो तुम्हें एक्स का याद रखना है, वी का याद रखना है, एक्स का याद रखना है बस, बाकी तो सब बन रहे हैं ना, सब एक्स से ही तो बना रहे हैं, तभी तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। याद तो एक एक्स का रखना है तुम्हें, है ना। बाकी तो क्वेश्चन है उनका लेवल थोड़ा अलग होता है, पर कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। याद तो तुम्हें एक्स का रखना है कि एक्स से सब कुछ बन रहा है, बाकी हमने देखो कुछ भी अलग नहीं किया, जितने भी सारी टर्म हमने कैलकुलेट की सब एक्स से ही की। एक्स का याद रखना है, ये एक्स का फॉर्मूला, यहीं से सब कुछ बना है, ए साइन पी टी माइनस थीटा, यहीं से सब कुछ, सारी कैलकुलेशन इसी फॉर्मूले से हुई है। चाहिए हमें वी कैलकुलेट करना हो, चाहिए रेजोनेंस कैलकुलेट करना हो, चाहिए उसकी शार्पनेस देखनी हो, चाहिए अपने को ये फेज देखना हो, है ना, चाहिए पावर देखनी हो, चाहिए मैक्सिमम पावर देखनी हो, तो वो सब यहीं से आया है, एक्स के फॉर्मूले से, और कुछ नहीं है। अब अपने बात करते हैं यहाँ पे एक और टर्म, जो लास्ट टर्म है, दैट इज क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर, इसका क्वालिटी फैक्टर देखते हैं। क्वालिटी फैक्टर वही है 2 पाई इंटू एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी स्टोर्ड ओवर एनर्जी एनर्जी लॉस्ट, एवरेज एनर्जी लॉस्ट पर साइकिल। ये है हमारे पास, ठीक है। बस इसको अपने को सोल्व करना है। एवरेज एनर्जी स्टोर्ड कितनी है, टोटल एनर्जी हमारे पास में, इसमें टोटल एनर्जी नहीं निकाली हमने। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। इसको सोल्व करो, एवरेज एनर्जी निकालो, उसका एवरेज लेंगे तो एवरेज एनर्जी आ जाएगी हमारे पास में, के एक्स स्क्वायर, इसको अपने ये भी लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं लिखूं हाफ एम, देखो एक्स था हमारे पास में ए साइन पी टी माइनस थीटा, मैं सिंप्लीफाइड कर देता हूँ, और वी था ए पी कोस
पी टी माइनस थीटा। तो अपने इस फॉर्म में लिख लेते हैं वी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर कोस स्क्वायर पी टी माइनस थीटा प्लस हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर साइन स्क्वायर पी टी माइनस थीटा। एवरेज एनर्जी लेंगे तो 1/2 एम ए स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू 1/2 प्लस 1/2 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू 1/2। तो 1/4 कॉमन ले लिया, एम ए स्क्वायर पी स्क्वायर एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर m/4 पी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो m ए स्क्वायर बाय 4 पी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। ये तो अपने को वो लिखना पड़ेगा, अपने को क्या है ये, स्टडी स्टेट में कैलकुलेशन हो रही है ये सब। यहाँ कोई एक्सपोनेंशियल डिकेइंग फैक्टर नहीं है जैसा डैम्पिंग में था। डैम्पिंग में तो हमारे पास में एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फैक्टर था ना, यहाँ कोई एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फैक्टर नहीं है। और जो एनर्जी लॉस्ट होगी वो कितनी होगी भाई, ये तो होगी एनर्जी स्टोर्ड, टोटल एनर्जी कितनी स्टोर्ड है। पी स्क्वायर की जगह बाकी ये भी पुट कर सकते हो तुम, देखो पी स्क्वायर की जगह तुम ये पुट कर सकते हो, ये तो मैक्सिमम केस में है, चलो वो तो मैक्सिमम के लिए है, चलो इन जनरल तो यही रखो, वो तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाला केस है, रेजोनेंस वाला केस है, रेजोनेंस में देखना एवरेज एनर्जी, ठीक है ऐसा पड़ा रहने दो एक बार। अब इसमें देखो एवरेज एनर्जी लॉस्ट पर साइकिल एवरेज एनर्जी कितनी लॉस्ट होगी, ये क्या होगी भाई, एवरेज एनर्जी लॉस्ट पर साइकिल। पहले तो पर साइकिल निकालने के लिए पहले तो निकालो कि पर यूनिट टाइम कितनी एनर्जी लॉस हो रही है। पर यूनिट टाइम एनर्जी लॉस कैसे निकालेंगे, कल निकाला था हमने, पर यूनिट टाइम कितनी एनर्जी लॉस होगी कैसे निकालें, बताओ भाई कैसे करें। पावर पावर मतलब एनर्जी लॉस्ट हो रही है डैम्पिंग फोर्स की वजह से, पर यूनिट साइकिल डैम्पिंग फोर्स की वजह से हो रही है ना, तो पावर लॉस, तो ये हो रहा है डैम्पिंग फोर्स डैम्पिंग फोर्स इनटू वेलोसिटी। डैम्पिंग फोर्स कितना है, डैम्पिंग फोर्स है हमारे पास में Rm/dm/dt। देखो इसमें भी हमारे पास में ये है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो चीजें समझ में आ जाएगी। डैम्पिंग फोर्स Rm/dm/, ये रहा डैम्पिंग फोर्स Rm/dx/dt इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी फिर dx/dt। नेगेटिव साइन एक बार रहने दो, ओनली पॉजिटिव ही ले लो, वो तो लॉस तो हमें पता लग ही रहा है। और Rm हमारे पास में है 2mr, देखो तो इसको मैं ये लिख सकता हूं, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो इसको, इसको मैं लिख सकता हूं, नेगेटिव साइन रहने दो, इनटू dx/dt। तो Rm dx/dt का होल स्क्वायर दैट इज 2mr। ये है पर यूनिट टाइम, पर साइकिल नहीं है, पर यूनिट टाइम लिखो इसको, पर साइकिल तो बाद में निकालेंगे। एनर्जी लॉस पर यूनिट टाइम दैट इज पावर, तो 2mr। और ये है वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी हमारे पास में a स्क्वायर पी स्क्वायर को स्क्वायर पी टी माइनस थीटा, है ना, वेलोसिटी a स्क्वायर पी स्क्वायर को स्क्वायर पी टी माइनस थीटा। एवरेज पावर लॉस कितना होगा,
इसका एवरेज ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे तो 2mr a² p² इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, तो mr a²p²। और पर यूनिट साइकिल देखना है, पर साइकिल देखना है तो इसको टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर दो, एवरेज पावर लॉस पर साइकिल, पावर लॉस नहीं एनर्जी लॉस, पावर लॉस ही लिख लो, एनर्जी लॉस पर यूनिट टाइम वो पावर लॉस ही लिख लो, एवरेज पावर लॉस पर साइकिल। तो ये आएगा mr a² p² इंटू टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड, t से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो एक टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो अब क्वालिटी फैक्टर निकाल लो। क्वालिटी फैक्टर आएगा 2 पाई इंटू ma² p² प्लस ω02² ओवर ma² rp² इंटू टी, ma² से ma² कैंसिल आउट, चलो इसको एक बार 2π/4 p² प्लस ω02² और इसको लिख दिया r p² इंटू टी, टी है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड होगा 2π/फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है p, ड्राइविंग ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रीवन ऑसिलेटर दैट इज p। तो ये आ जाएगा 2π/4 p² प्लस ω02 rp², 2π/p, एक p से एक p कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2π/4 p² प्लस ω02 बाय 2π/pr, 2π से 2π कैंसिल आउट, तो p² प्लस ω02 बाय p और 1/4r। ठीक है, ये क्वालिटी फैक्टर आ जाएगा, नोट करो इसको। दैट इज क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, ये हमारे पास में क्वालिटी फैक्टर होगा। अब इसकी जो वैल्यू है क्वालिटी फैक्टर की, इसकी वैल्यू देखो, क्वालिटी फैक्टर जो होगा इसको अपने p² प्लस ω02 बाय p इंटू 1/2 लिख सकते हैं, और 1/2r रिलैक्सेशन टाइम होता है हमारे पास में, इसको रिलैक्सेशन टाइम भी लिख देते हैं अपने, p² प्लस ω02 बाय p τ/2। ठीक है, ये अपने लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी अपने लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यदि अपने रेजोनेंस की बात करें, वेलोसिटी रेजोनेंस, एट वेलोसिटी रेजोनेंस, वेलोसिटी रेजोनेंस की बात करें तो वेलोसिटी रेजोनेंस पे p इक्वल टू ω0, तो क्वालिटी फैक्टर आ जाएगा 2p² अपॉन p
इंटू 1/4R। तो P से एक P कैंसिल, 2 से एक 2 कैंसिल, तो P/2R। तो इसको P इंटू टाउ लिख सकते हैं, और P हमारे पास में ओमेगा नॉट इंटू टाउ। एनर्जी, एवरेज एनर्जी में स्टडी स्टेट लेते हैं, बट एनर्जी लॉस में डैम्पिंग कंसीडर करते हैं। एनर्जी लॉस में डैम्पिंग, एक सेकंड रुको। एनर्जी, अब तुम क्या कह रहे हो? स्टडी स्टेट, एवरेज एनर्जी भी उससे फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। है ना, एवरेज एनर्जी पे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा उससे। ठीक है, है तो वही क्वेश्चन, काम का क्वेश्चन है तुम्हारा ये तो। पी ओमेगा नॉट इसी वजह से लिया है ना क्योंकि लॉन्ग टाइम, हाँ ठीक है तो काम का क्वेश्चन भाई। एक सेकंड मेरे को सोचने दो इस पे। पी ओमेगा नॉट इसी वजह से लिया है ना क्योंकि लॉन्ग टाइम में नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वली फोर्स फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। नहीं, लॉन्ग टाइम का जरूरी मतलब नहीं है कि पी ओमेगा नॉट इसी वजह से लिया है क्योंकि लॉन्ग टाइम में, नहीं हो जाएगी, नहीं जब होगी तो क्या होगा वो है ये। ऐसे नहीं कि लॉन्ग टाइम में हो ही जाएगी वो तो एक पर्टिकुलर कंडीशन है कि जब फ्रीक्वेंसी, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, वो तो हमारे हाथ में है ना। एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी को ये तुम ओमेगा नॉट के इक्वल लिख लोगे आफ्टर, मतलब कुछ समय होने के बाद में यदि तुम इक्वल कर देते हो जाएगी, नहीं इक्वल करना पड़ेगा। वो तो बाहर से हमारे हाथ में है ना, ड्रिवन फ्रीक्वेंसी तो हमारे हाथ में है। तो अपने यदि उसको ओमेगा नॉट के इक्वल कर देते हैं तो हमारे पास में क्वालिटी फैक्टर ओमेगा नॉट टी हो जाता है। ठीक है, हाँ ये जो तुम्हारा क्वेश्चन था ना, एक सेकंड को इसमें मेरे को थोड़ा सोचने दो। एवरेज एनर्जी स्टोर्ड, यदि अपने इसमें मान लो अपने इसको स्टडी स्टेट ना कंसीडर करते, यदि अपने डैम्पिंग इसको माने कंप्लीटली डैम्प हो चुका है, ठीक है ठीक है। ये देखो वैसे तो यही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि डैम्पिंग, अब इसका मतलब ये नहीं है कि डैम्पिंग है ही नहीं, वहां पे डैम्पिंग तो है, पर उसने ओवर पावर कर लिया डैम्पिंग को स्टडी स्टेट ने, तभी तो कंटिन्यूसली एक एनर्जी देनी पड़ रही है ना। एवरेज एनर्जी अपने निकाल रहे हैं स्टडी स्टेट में, वो तो एनर्जी जो उसके पास में है ना, और वो बाहर से कंटिन्यूसली अपने एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी वजह से वो है ना। जो एवरेज एनर्जी हमारे पास में ये आ रही है, ये क्यों आ रही है, ये कांस्टेंट एनर्जी क्यों आ रही है एवरेज एनर्जी, क्योंकि अपने बाहर से लगातार इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो लॉस है वो तो भाई कंटिन्यूसली हो रहा है, तभी तो बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं ना।
तो ऐसा थोड़ी ना डैम्पिंग स्टॉप हो चुकी है, एनर्जी तो लगातार लॉस हो रही है, तभी तो बाहर से एक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं अपने। ठीक है, डिके वाला फैक्टर नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि कंपनसेट हो रहा है, बाहर से जो एनर्जी आ रही है, जो ड्रिवन फ्रीक्वेंसी की वजह से जो एनर्जी है, वो उसको डैम्पिंग को कंपनसेट कर रही है। ठीक है, यही रीजन है, और तो कोई रीजन नहीं है इसका। चलो भाई, ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट। चलो, असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चन करवा देता हूं मैं तुम्हें, है ना। हम्म। एक पीवाई क्यू में बैंडविड्थ था, असाइनमेंट में था क्या? बैंडविड्थ इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, आया हुआ है बैंडविड्थ। एक सेकंड रुको, असाइनमेंट में था किसी क्वेश्चन में? हाँ, पीवाई क्यू में आया हुआ है बैंडविड्थ वाला क्वेश्चन। बैंडविड्थ करवा देता हूँ फिर, वैसे तो कुछ भी नहीं है बैंडविड्थ में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो। चलो कोई नहीं, करवा देंगे, पीवाई क्यू में ही करवा देंगे। बैंडविड्थ वो दो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है जहाँ पे रेजोनेंस में ही होता है। मैं बता ही देता हूँ तुम्हें बैंडविड्थ क्या होता है, कैलकुलेट कर लेना तुम। देखो बैंडविड्थ ये होता है हमारे पास में, जैसे ये हमारे पास में ये मैक्सिमम पावर है, पावर का यदि अपने फ्रीक्वेंसी के साथ में ग्राफ बनाए तो ये मैक्सिमम पावर है हमारे पास में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर, ओमेगा नॉट पर, है ना। तो वो दो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जहाँ पे मैक्स पावर हमारी मैक्सिमम पावर की हाफ हो जाती है ना। तो उन फ्रीक्वेंसी का जो गैप होगा उसको अपने कहेंगे बैंडविड्थ, इसे अपने कहेंगे बैंडविड्थ, है ना। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर पावर मैक्सिमम है, जो हमने पावर निकाली है, ये जो एवरेज पावर है एब्जॉर्ब बाय द ऑसिलेटर, ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम, ये रही मैक्सिमम पावर, है ना। और ये पावर एवरेज का जनरल फॉर्मूला है ये वाला, कि ये जो पावर है ये मैक्सिमम पावर का
किस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे 1/2 हो जाती है। तो ओमेगा की जगह तुम इसका हाफ करके इसके इक्वल पुट कर देना, तो पी की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास में। पी की किस वैल्यू पर ऐसा होता है, तो वो पी की वैल्यू निकालनी है तुम्हें। उसको ओमेगा 1 ओमेगा 2 लिखने की जगह तुम P1 P2 लिख लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ओमेगा मत लिखो इसको, क्योंकि पी के साथ में वेरी कर रहा है ना। इसको तुम लिख लो P1 P2 डेल्टा पी, P1 माइनस P2। ये P1 फ्रिक्वेंसी है, ये P2 फ्रिक्वेंसी। पी के साथ में अपने ग्राफ बन रहा है। ठीक है, जहाँ पे हमारी पावर, पावर कौन सा, ये वाला फॉर्मूला पावर का, ये वाला M F0 P² R ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस P², यहीं कर देता हूँ। देखो क्या करना है तुम्हें यहाँ पे, बस बैंडविड्थ निकालने के लिए M F0 स्क्वायर P²R ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस P² का होल स्क्वायर प्लस 4R² P², इसको इक्वेट कर देना है इसके साथ में, मैक्सिमम के साथ में M F0 स्क्वायर बाय 4R का हाफ ले लेना है। तो यहाँ से P की वैल्यू निकालनी है 2। यहाँ से जब इसको सोल्व करोगे इक्वेशन को, P की 2 वैल्यू आएगी, एक वैल्यू P1 होगी, एक वैल्यू हमारे पास में P2 होगी। तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही बैंडविड्थ होगी हमारे पास में। P1 और P2 वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वही बैंडविड्थ होगी। ये तुम्हें सॉल्व करना है। हम्म, ये कर लेना भाई, सॉल्व कर लेना, आ जाएगा इजीली। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं, करके देखना, ट्राई करना, नहीं हो तो करवा दूंगा मैं। ये अपने उसमें भी करते हैं, सर्किट में भी, एसी सर्किट में भी। हाँ, एसी सर्किट में भी करते हैं अपने। चलो असाइनमेंट करते हैं, करवा दूंगा मैं तुम्हें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, वो पूरा करवा दूंगा तुम्हें। सेम ही डेरिवेशन है वो, कुछ नहीं है उसमें इतना। डेल्टा ओमेगा निकालना पड़ेगा, वो डेल्टा पी निकालना पड़ेगा, फिर निकलेगा वो। एक सेकंड रुको। एक सेकंड रुको, असाइनमेंट देखता हूँ मैं, कहाँ है असाइनमेंट।
ये देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सभी का। फर्स्ट क्वेश्चन, ए सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ ए स्टेशनरी कार्ट हैज ए टाइम पीरियड 2 सेकेंड व्हेन द कार्ट एक्सेलरेट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ दिस, द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज। हो गया होगा ना, इसमें तो कुछ भी नहीं है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो है ना, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, करवाने की जरूरत नहीं। चलो आंसर इसका बस वही है, एक एक्सेलरेशन पेंडुलम है, इस पे एक एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन लग रहा है भाई। एक तो जी एक्सेलरेशन नीचे होता है, एक है ए एक्सेलरेशन इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन लिख लेना, टी होता है 2π√L/g, ये हमें गिवन है, तो जी की जगह आ जाएगा, इसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आ जाएगा √g² + a², तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2π√L/√g² + a², ये आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, चलो हो जाएगा ये। नेक्स्ट वाला, सुपरपोजिशन ऑफ टू साइनोसॉइडल वेव, ये वाला द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ये तो कर लोगे ना, कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल क्वेश्चन है, इजी है, ठीक है, कर लेना ये तो। ये वाला, ए मास इज अटैच्ड टू ए सॉलिड स्पॉट with an ideal spring of spring constant k, the natural frequency of the system is omega. If the mass now carries a charge q and external electric field E along the axis of the spring is turned on, the frequency of small oscillation. हो गया, ये बताओ भाई, ट्रिक से कौन सा, सेकंड वाला ट्रिक, सेकंड वाला तो फॉर्मूले से ही होगा जो फॉर्मूला लिखवाया है, ठीक है। थर्ड वाला हो गया क्या, नहीं हुआ? हो जाएगा, मैथमेटिकली में क्या है, मैथमेटिकली भी हो जाएगा। क्या कह रहा है कि एक मास m है अटैच टू सॉलिड स्पॉट विद आइडियल स्प्रिंग, ये एक मास m अटैच्ड है सॉलिड स्पॉट के साथ में विद एन आइडियल स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट के, द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम, ये ऑसिलेट कर रहा है भाई एक फ्रीक्वेंसी से, तो ये होता है F = -kx, है ना, ये हमारे पास में। इफ द मास नाउ कैरीज ए चार्ज q एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E अलोंग द एक्सिस ऑफ स्प्रिंग टर्न ऑन, अब एक फोर्स और आ गया इसमें, इस पे एक चार्ज q हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड टर्न कर दिया, तो एक फोर्स QE और लग रहा है, प्लस QE फोर्स और लग रहा है इसमें, ठीक है। तो इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से क्या हो गया, इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन जरूर चेंज हो जाएगी, बट फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। ये फोर्स तो लगातार इस डायरेक्शन में लगता रहेगा, इस फोर्स में कोई चेंज नहीं हो रहा, ये कांस्टेंट फोर्स है, -kx + F0, इसको F0 लिख सकते हो, इट इज कांस्टेंट फोर्स। ये जस्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज करेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन विल बी शिफ्टेड। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, नेट फोर्स 0 होता है, इक्विलिब्रियम पे नेट फोर्स 0 है, तो ऑलरेडी एक स्प्रिंग में एक डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, तो T = 0 पर नेट फोर्स हमारे पास में मान लो 0 है, नेट फोर्स 0 है T = 0 पर, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी, -kx = -F0, तो kx = F0, तो x = F0/k, और F0 है हमारे पास में QE/k, तो ये ऑलरेडी एक डिस्प्लेसमेंट होगी T = 0 पर,
एट टी इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट क्यू ई बाय के। ये बाउंड्री कंडीशन आ गई हमारे पास में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। रिस्टोरिंग फोर्स तो एक ही है ना, ये तो इक्विलिब्रियम आ गया यहाँ से। अब रिस्टोरिंग फोर्स तो यही है ना, इक्विलिब्रियम से अब हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे, इस फोर्स की वजह से इक्विलिब्रियम आ गया है ना। नेट फोर्स जीरो, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे नेट फोर्स जीरो ही होता है हमारे पास में। अब रिस्टोरिंग फोर्स तो इक्विलिब्रियम से यदि अपने अब फर्दर डिस्प्लेस कर देते हैं, इक्विलिब्रियम से, इक्विलिब्रियम से अब थोड़ा सा अपने डिस्प्लेस कर देते हैं। अब यहां से तो वही आएगा एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर माइनस के एक्स, यहां से तो ओमेगा रूट के बाय एम ही आएगा। बट इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो अब ओरिजिनल स्प्रिंग की लेंथ ना रह के इक्विलिब्रियम पोजीशन थोड़ी सी आगे की तरफ शिफ्ट होगी। ये वैसा ही केस है जैसा ये केस होता है हमारे पास में कि एक स्प्रिंग है और ये एम मास का एक ब्लॉक है जिसको अपनों ने हैंग कर दिया, तो एम जी फोर्स की वजह से इसकी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो अब शिफ्ट हो चुकी है, इक्विलिब्रियम पोजीशन इसकी शिफ्ट हो गई है ना। अब मतलब स्प्रिंग में एक ऑलरेडी टेंशन आ चुकी है के वाई नॉट, रिस्टोरिंग फोर्स, ऊपर एक फोर्स लग रहा है के वाई नॉट, जो के वाई नॉट है वो एम जी को बैलेंस कर रहा है, तो वाई नॉट उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है एम जी बाई के, दैट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। चलो ये वाला ये नहीं हुआ, ट्राई किया था। देखो ए मास इज टेडर बाय ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के टू द मिड पॉइंट बिटवीन टू वॉल। इसका डायग्राम देना चाहिए वैसे एग्जैक्ट, है ना, डायग्राम इसमें नहीं है तो डायग्राम की वजह से शायद ये मेरे हिसाब से बनाने में दिक्कत आ सकती है। ए मास एम इज टेडर बाय स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के टू मिड पॉइंट बिटवीन टू वॉल, दो वॉल के मिड पॉइंट पर एक मास है जिसको टेडर किया गया बाय स्प्रिंग। मेरे हिसाब से इस टाइप का केस है ये, जैसा लैंग्वेज से समझ में आ रहा है कि ये वाला केस है मेरे हिसाब से, है ना। ये मिड पॉइंट है, ये दो वॉल है, यही वाला केस है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, द रिलैक्स्ड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज जीरो। इसका मतलब एक स्प्रिंग यहां पे भी है, रिलैक्स्ड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज जीरो, ठीक है। मतलब ये डी बाई टू ऑलरेडी एक्सटेंडेड है, ऐसा ही हो सकता है और तो क्या होगा। एंड द कोलिजन ऑफ द मास विद द वॉल और कंप्लीटली इफ द मास इज रिलीज्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन विद स्पीड v। अच्छा, ये केस एक ही स्प्रिंग है या दो स्प्रिंग है? एक ही है स्प्रिंग, वैसे डायग्राम देना चाहिए भाई बढ़िया से, ठीक है। और इसको अपने रिलीज कर देते हैं, मतलब ये ऑलरेडी एक्सटेंडेड है स्प्रिंग, ये डी बाई टू डिस्टेंस है, ये ऑलरेडी एक्सटेंडेड फॉर्म में है। हाँ, ये केस है ना, कि एक ही स्प्रिंग है, ए मास एम इज टेडेड बाय स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के टू मिड पॉइंट बिटवीन, जो लैंग्वेज पढ़ के समझ में आ रहा है वो तो यही समझ में आ रहा है। देखो, ए मास एम इज टेडेड बाय स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के टू मिड पॉइंट बिटवीन टू वॉल सेपरेटेड बाय डिस्टेंस दी,
द रिलैक्स लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज जीरो, मतलब स्प्रिंग एक्सटेंडेड है, रिलैक्स लेंथ स्प्रिंग की जीरो है, इसका मतलब ये ऑलरेडी डिस्प्लेस्ड है फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, इफ द मास इज रिलीज्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन विद स्पीड v, ठीक है, अब ये इक्विलिब्रियम पे तो है ही नहीं ना, इक्विलिब्रियम पे, इफ द मास इज रिलीज्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम विद स्पीड v, द टाइम पीरियड ऑफ इट्स मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ v। डायग्राम नहीं दिया है, डायग्राम से थोड़ा क्लियर हो जाता है ये। और यदि अपने इसको मान लो यही अपने केस मान लें, जैसे देखो यही मान लो यही केस मान लेता हूँ मैं, जैसे ये स्प्रिंग है, ये एम मास का एक पार्टिकल है, जिस स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ तो है जीरो, तो इसको हमने, तो ये डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग में ऑलरेडी d/2, तो जब इसको अपने रिलीज करेंगे तो ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाएगा। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये कह रहा है रिलीज कर रहे हैं, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन तो नहीं है इसकी, गड़बड़ है कुछ, एक सेकंड रुको। देखो एक इसमें, हाँ, रिलैक्स लेंथ जीरो है तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसे, रिलैक्स लेंथ जीरो होने का मतलब क्या है, रिलैक्स लेंथ जीरो होने का मतलब है कि जो स्प्रिंग है उसकी ओरिजिनल लेंथ जीरो है। मतलब तुम थोड़ा सा इसको ये देखो कि जब स्प्रिंग पूरी यहाँ टाइटली यहाँ पे है, इसकी लेंथ जीरो है, तब ये रिलैक्स है, मतलब स्प्रिंग की रिलैक्स लेंथ जीरो, जो रिलैक्स पोजीशन है वो उसकी जीरो लेंथ है। अब अब पार्टिकल यहाँ यदि अपने ले आते हैं पार्टिकल को डिस्प्लेस पोजीशन में, मान लो यहाँ पे v वेलोसिटी अपने इसको दे देते हैं, ये इसकी मीन पोजीशन में v वेलोसिटी है, तो पार्टिकल है वो डिस्प्लेस करेगा, है ना। अब मिड पॉइंट पे कैसे हो सकता है फिर वो, इक्विलिब्रियम भी नहीं है, ये इक्विलिब्रियम कैसे हो सकता है, या तो दोनों से टाइड हो, यहाँ से भी इसको बांधा हो हमने, तो यहाँ जाएगा, ठीक है, यदि इसको यहाँ से भी कनेक्ट कर रखा है हमने, तो पार्टिकल है कि उसकी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, यदि अपने ये केस माने, वैसे तो डायग्राम देना चाहिए, डायग्राम देगा तो ज़्यादा क्लियर है। अब ये देखो यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम हो सकती है कि दोनों साइड से स्प्रिंग है, दोनों साइड से स्ट्रेच है, ठीक है, और अपने मान लो एक साइड से इसको डिस्प्लेस कर दें, तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकती है वो हमारे पास में d/2, यदि डिस्प्लेसमेंट d/2 से ज़्यादा हो गया हमारा, तो ये कोलिजन कर जाएगा, और कोलिजन कर जाएगा तो टाइम पीरियड ऑसिलेशन का टाइम पीरियड नहीं आएगा, टाइम पीरियड डिस्टर्ब हो जाएगा। टाइम पीरियड हमारा, टाइम पीरियड सिर्फ ऑसिलेशन का टाइम पीरियड आए तो कोलिजन नहीं होना चाहिए। तो कोलिजन तब नहीं होगा जब मैक्सिमम इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है x इक्वल टू a साइन ओमेगा t, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इट शुड बी लेस देन d/2, तब कोलिजन नहीं होगा इस केस में। यदि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तुम्हारी ग्रेटर देन d/2 होगी तो वॉल के साथ में कोलिजन हो जाएगा, एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, मोमेंटम चेंज हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा, ठीक है। ठीक, ये केस है। क्यों नहीं हो सकता, वेलोसिटी की वजह से हो सकता है ना, तुम वो तो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा ना, वो तो इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा ना, इनिशियल वेलोसिटी कितनी, हमने कितना इसको इनिशियली वेलोसिटी दी है।
लैंग्वेज से तो भाई यही समझ में आ रहा है, और लैंग्वेज में तो क्या है, रिलैक्स लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज जीरो एंड कोलिजन ऑफ द मास विद वॉल और कंप्लीटली इलास्टिक। ठीक है, इलास्टिक है तो भी टाइम पीरियड तो चेंज कर ही देगा ना, वो मोमेंटम ट्रांसफर हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा। तो वेलोसिटी की क्या सभी वैल्यू हो सकती है, या वेलोसिटी की कोई पर्टिकुलर वैल्यू हो सकती है? वेलोसिटी की एक पर्टिकुलर वैल्यू हो सकती है। वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी होगी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो वेलोसिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है ए ओमेगा, तो वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू से कम होनी चाहिए, है ना, वेलोसिटी की एक मैक्सिमम वैल्यू। और ए की वैल्यू हमारे पास में d/2 और ओमेगा की वैल्यू है √k/m। तो वेलोसिटी शुड बी लेस देन d/2 √k/m। जो इनिशियल वेलोसिटी है इट शुड बी लेस देन d/2 √k/m। ऑल वैल्यू तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती, ऑल वैल्यू ले ली तो कोलाइड कर जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं। ये पॉसिबल है, ग्रेटर नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकता, तो ओनली बी ऑप्शन ही होगा, है ना। यही कॉन्सेप्ट है बस। क्यों एक स्प्रिंग से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, एक स्प्रिंग से तो इक्विलिब्रियम पोजीशन आ ही नहीं रही, जितना मेरे को समझ में आ रहा है लैंग्वेज पढ़ के, कि एक स्प्रिंग से तो इक्विलिब्रियम होगा ही नहीं, दो स्प्रिंग से ही होगा इक्विलिब्रियम। और हाँ, यहाँ इसके पास में वेलोसिटी दे रहे हैं अपने एक, उस वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, उस वेलोसिटी की रेंज क्या हो सकती है, वही ये पूछ रहा है ना। हमने डिस्प्लेसमेंट की रेंज निकाल ली कि डिस्प्लेसमेंट शुड बी लेस देन a/2 मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इससे ज़्यादा हो गया तो काम गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि फिर ये कोलाइड कर जाएगा, कोलाइड कर जाएगा तो वो ऑसिलेशन, वो फ्री ऑसिलेशन टाइप का नहीं रहेगा, एक मोमेंटम में चेंज हो जाएगा, फोर्स चेंज हो जाएगा, इट इज़ नॉट फ्री ऑसिलेशन, फ्री ऑसिलेशन नहीं होगा। तो कोलिजन इस केस में नहीं होगा, तो वेलोसिटी की वैल्यू इससे कम होगी। तो यही केस है, ठीक है। चलो, ये तो हमने कर लिया था ना थ्योरी में, 5th नंबर। हो गया 5th नंबर। फिफ्थ नंबर हो गया। 6 नंबर देखो भाई, 6 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर। 6 भी हो जाएगा, कर लेना, 6 इजी है। 6 नंबर बताओ भाई, 6 नंबर कर लेना, 6 तुम्हारे ऊपर ही छोड़ रहा हूँ, 6 कर लेना। 7th नंबर देखो, 7th नंबर, सेवन्थ नंबर। कोई दिक्कत? ट्राई किया 7th? ए सिंपल पेंडुलम मेड ऑफ पॉइंट mass m attached to massless string of length L oscillate with time period. A second pendulum is the shape of a thin uniform rod has same length L and the same total mass m oscillate with time period 2. कंपाउंड पेंडुलम, रोड वाले का टी निकाल लो, कंपाउंड पेंडुलम का जो निकाला है वैसे ही निकाल लो, है ना। रोड वाला जो पेंडुलम है उसका टी कितना होता है, टाइम पीरियड। कंपाउंड पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या निकाला था हमने, या अभी निकाल लो, कंपाउंड पेंडुलम टाइम पीरियड निकालने में क्या दिक्कत है ना। इसमें टॉर्क निकाल लो, टॉर्क इक्वल टू आई थीटा, ठीक है, टॉर्क m डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर, सॉरी, क्या होता है यहाँ पे भाई, टॉर्क क्या होता है, फोर्स होता है -kx।
एम ए, टॉर्क आई ओमेगा, नहीं क्या होता है भाई टॉर्क, आई डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर, ये टॉर्क होता है। टॉर्क से निकाल लो, कंपाउंड पेंडुलम वाला किया ही हुआ है हमने, उससे निकाल लो, है ना। टाइम पीरियड इक्वेशन बना दो इसकी। टॉर्क कितना है इसका, इस पे एक mg फोर्स लग रहा है L/2 डिस्टेंस पे, ये टोटल लेंथ L ले लो, ये L/2 डिस्टेंस है, इस पे एक mg फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे एक mg का ये थीटा कंपोनेंट है, ये mg साइन थीटा, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा mg साइन थीटा इंटू L/2। आई की वैल्यू पुट कर दो, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं ये, mg L/2 इंटू थीटा आई डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस होता है माइनस, तो ये प्लस mg/2 आई एल थीटा इक्वल टू 0। आई होगा इस रोड का इसके अबाउट ml² बाय 12 प्लस ml² बाय 4, इट इज ml²बाय 3, प्रिंसिपल एक्सिस थ्योरम, तो डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर mgl/2 इंटू आई की जगह पुट कर दो ml²बाय 3 थीटा, m से m कैंसिल, l से l कैंसिल, तो 3g/2, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2π√2L/3g, ये टाइम पीरियड आ जाएगा वो। हाँ ठीक है, वैसे कर लो भाई, बाकी ऐसे सिंपल कर लो। टॉर्क निकाल लिया हमने, टॉर्क निकाल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया अबाउट सस्पेंडेड पॉइंट। रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सेंटर ऑफ मास से होता है ml²बाय 12, और सस्पेंडेड पॉइंट से होता है प्रिंसिपल एक्सिस थ्योरम हमने लगा दी, प्रिंसिपल एक्सिस थ्योरम लगा के टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, तो यहाँ से हो जाएगा भाई। ये तो मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था, मैंने कहा तुम खुद करना, कंपाउंड पेंडुलम वाला ना, कंपाउंड पेंडुलम वाला तुम्हें होमवर्क दिया था, मैंने कहा खुद करना तुम। हम्म, चलो 7th नंबर हो जाएगा, 8 नंबर, 8 नंबर भाई। 8 हो गया, 8 तो सिंपल है ना, वही क्वेश्चन है वैसा ही। फोर्स निकाल लो, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो फोर्स आएगा वो हमारे पास में, हाँ फोर्स आएगा वो कांस्टेंट फोर्स आएगा, तो कांस्टेंट फोर्स की वजह से क्या होगा, सिर्फ उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज होगी, बाकी सेम रहेगा। ठीक है, वही 9th नंबर, 9th नंबर तो हमने भाई कर लिया था ना थ्योरी में, ऐसा ही क्वेश्चन सेम एक थ्योरी में किया था हमने 9th नंबर, बस वो थोड़ा अलग टाइप से पूछ रहा है, बट ये हमने एक थ्योरी में क्वेश्चन किया था 9th नंबर, याद करो, है ना, थ्योरी में किया था हमने सेम टाइप का क्वेश्चन, यहाँ थोड़ी सी अलग चीजें पूछ रहा होगा ये। हम्म, 10th नंबर भाई, देखो 10th नंबर, 10th नंबर, 10th नंबर हुआ। 10th नंबर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी है भाई, है ना, वो जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा नहीं है
पर वो यंग मॉडुलस का एक फॉर्मूला भी तुम्हें याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। ए हैवी मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम टू आइडेंटिकल स्टील्स वायर ऑफ लेंथ l, the radius r and the young modulus y as shown in figure. When the mass is pulled down by a distance x की वैल्यू बहुत ज़्यादा लेस है l से, it undergoes elastic oscillation in the vertical direction with time period. 10th नंबर हुआ भाई, ये करवा देता हूं तुम्हें ना। यंग मॉडुलस का एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा बस, है ना, एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है यंग मॉडुलस। वैसे तुम्हारे ये इसमें IIT जैम के सिलेबस में तो नहीं है यंग मॉडुलस, पर ये टीफर में पूछ लेते हैं। याद है यंग मॉडुलस का फॉर्मूला? यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है हमारे पास में फोर्स इनटू ओरिजिनल लेंथ ओवर एरिया इनटू चेंज इन लेंथ। हाँ हाँ, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला लगाना है एफ, हाँ एफ एल बाय ए डेल एल, यही होता है भाई। एफ एल बाय, यंग मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है एफ एल बाय ए डेल एल, ये होता है ओरिजिनल लेंथ और ये होता है चेंज, ये होता है एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ लेंथ, और ये होता है हमारे पास में फोर्स, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये फोर्स होता है। क्या पूछ रहा है आप देखो, ऑसिलेशन हमें कैलकुलेट करना है, तो ऑसिलेशन के लिए हमें फोर्स निकालना पड़ेगा भाई, ठीक है। और फोर्स हमारे पास में टेंशन से निकल जाएगा। देखो रिस्टोरिंग फोर्स, थोड़ा समझो क्वेश्चन को, समझो भाई क्या है। देखो इसको हमने थोड़ा सा नीचे कर दिया है ना, इसका एक डायग्राम मैं बना देता हूं तो मैं थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा बढ़िया से। इस टाइप से है, देखो ये देखो, ये अल्फा एंगल है, तो ये अल्फा बाय 2, और ये मास का पार्टिकल है, ये नीचे आ गया भाई थोड़ा सा एक्स डिस्टेंस, तो एक्स डिस्टेंस इसको नीचे ले आए अपने, तो ये जो लेंथ है ये नीचे आ जाएगी यहाँ, है ना। ये इसकी लेंथ में, रोड की लेंथ में कितना चेंज हुआ, ये अल्फा बाय 2 है और x की वैल्यू l के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो ये भी लगभग अल्फा बाय 2 अपने ले सकते हैं, अल्फा बाय 2, दोनों एंगल लगभग सेम ले सकते हैं। हमें देखो अब यहाँ पे, और ये भी रोड की लेंथ चेंज हुई है, यहाँ पे भी रोड की लेंथ चेंज हुई है, ठीक है। तो रोड वापस उसी डायरेक्शन में जाएगी, तो ये रोड इस मास पर एक ऊपर की डायरेक्शन में एक टेंशन फोर्स लगाएगी, ये दोनों रोड मिलके, ठीक है। हाँ, वो टेंशन फोर्स हमें कैलकुलेट करना है इस डायरेक्शन में। रोड वैसे तो इस डायरेक्शन में एक टेंशन लगाएगी, रोड में अंदर जो एक टेंशन फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, बट ओवरऑल जो टेंशन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। हाँ, या एफ लिख लो, उसको टेंशन लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। बस अब कैलकुलेट कर दो, इस एंगल को भी अल्फा बाय 2 मान लो, इस एंगल को भी, क्योंकि ये एक्स जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है एज कंपेयर टू रोड की लेंथ, ठीक है। तो हमारे पास में ये हो जाएगा, तो टेंशन फोर्स का ये जो कंपोनेंट होगा, ये वाला कंपोनेंट टी कोस अल्फा बाय 2, ये टेंशन तो एक्चुअल में इधर है, एक टेंशन इधर है, तो ये जो ओवरऑल टेंशन होगा टी प्राइम,
एक 2t कोस अल्फा बाय 2, ये हमारे रिस्टोरिंग फोर्स होगा, इसको अपने कहेंगे रिस्टोरिंग फोर्स, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स। अब ये टी निकालना है तुम्हें, और ये टी है भाई यंग मॉडुलस से, ये अपने निकाल सकते हैं, है ना। हमारे पास में यंग मॉडुलस का हमने फॉर्मूला लिखा था, देखो इस फॉर्मूले में क्या लिखा था, वो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला, यंग मॉडुलस था टी एल बाय ए डेल्टा एल। तो टी एल तो ओरिजिनल लेंथ पाई आर स्क्वायर, डेल्टा एल क्या है, इसकी लेंथ में कितना चेंज हुआ, रोड की लेंथ में भाई चेंज कितना हुआ बता सकते हो, रोड की लेंथ में कितना चेंज हुआ, कौन बताएगा भाई, व्हाट इज द चेंज इन लेंथ ऑफ द रोड, रोड की लेंथ में कितना चेंज हुआ बता सकते हो। नहीं नहीं, एक्स थोड़ी ना है, एक्स तो पार्टिकल नीचे गया है, रोड की लेंथ में चेंज एक्स थोड़ी ना है, रोड तो ऐसे है ना, रोड सीधी होती तो एक्स चेंज होता, रोड तो इंक्लाइन है ना। एक्स कोस अल्फा बाय 2, है ना, यहां से मैं देखो एक परपेंडिकुलर यदि ड्रॉप करूं, मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, तो ये लेंथ और ये लेंथ तो सेम है ना, यहां से तो यही तो चेंज है लेंथ में, है ना, ये है एक्स, ये अल्फा बाय 2, तो ये है एक्स कोस अल्फा बाय 2, तो एक्स कोस अल्फा बाय 2, तो टेंशन आ जाएगा गामा पाई आर स्क्वायर एक्स कोस अल्फा बाय 2 ओवर एल, ये टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो टी प्राइम आ जाएगा 2 इंटू गामा पाई आर स्क्वायर एक्स कोस अल्फा बाय 2 बाय एल इंटू कोस अल्फा बाय 2, तो कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2, तो 2 गामा पाई आर स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2 बाय एल एक्स, इसको माइनस लिख लो क्योंकि ये रिस्टोरिंग फोर्स है, तो बस ये कंपेयर कर लो इसको, इट इज के, है ना, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी रूट के बाय एम। ठीक है, देख लो, अब टाइम पीरियड निकालना है हमें, तो ओमेगा, तो देख लो कोस स्क्वायर आ रहा है भाई, कोस स्क्वायर तो एक में ही है, ये क्या हो गया, ठीक है, सी ऑप्शन कैसे आ गया, ऑप्शन में तो मिस्टेक नहीं है, यहां से निकालना टाइम पीरियड, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, इट शुड बी ए ना, सी कैसे आ रहा है, एक बार पूरा कैलकुलेट करो तब समझ में आएगा, टी ओमेगा आ गया रूट के बाय एम, पूरा कैलकुलेट करो एक बार, ना डायरेक्ट टिक नहीं करना भाई, 2 गामा पाई आर स्क्वायर को स्क्वायर अल्फा बाय 2 बाय एम एल, तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई बाय ओमेगा, तो रूट एम एल 2 गामा पाई आर स्क्वायर को स्क्वायर अल्फा बाय 2, तो देख लो कौन सा मैच कर रहा है, ऊपर एम एल आ रहा है, 2 गामा को स्क्वायर अल्फा बाय 2, 2 पाई बाय आर, ठीक है, आर बाहर आ जाएगा, सी ऑप्शन कैसे गिवन है, ए ऑप्शन होगा ना, को स्क्वायर अल्फा बाय 2 को यदि अपने 1 लेंगे तो सी तो हो ही नहीं सकता, ये गलती से किया मेरे को लग रहा है, ए ऑप्शन होगा यहाँ पे, सही तो ए ऑप्शन आ रहा है, 2 पाई, ठीक है, इसमें कुछ अप्रोक्सीमेशन भी, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, क्वेश्चन में कुछ अप्रोक्सीमेशन तो नहीं लिया, ठीक है,
एक्स की वैल्यू लेस देन एल है, उससे तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा, उसका तो अप्रोक्सीमेशन ये ले लिया ना, अल्फा बाय 2 की जगह अल्फा ले लिया हमने। नहीं नहीं भाई, सी नहीं होगा मेरे हिसाब से, ऑप्शन ये होगा, ए ऑप्शन, इट इज नॉट सी, सी नहीं होना चाहिए। 100% एक्यूरेट तो भाई ए ऑप्शन ही है, सी कैसे हो सकता है। आर बाहर निकाल लिया, ठीक है, 2 गामा ठीक है अंदर है, 2 गामा ही तो था अंदर, 2 गामा ही था, 2 गामा पाई आर स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा एम एल, ठीक है भाई, ए ऑप्शन होगा, सी नहीं होगा। ठीक है, कोई इसने अल्फा में कोई अप्रोक्सीमेशन थोड़ी ना लिया है। अब अप्रोक्सीमेशन क्यों लें भाई, इसने कुछ बोल देता ना वो कि अप्रोक्सीमेशन में लो, पर उसने बोला ही नहीं कुछ अप्रोक्सीमेशन में लो, तो अल्फा तो फालतू अप्रोक्सीमेशन क्यों लें भाई अपने, है ना। तो इट इज ए ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, सी नहीं होगा। हाँ ऑप्शन गलत लग रहा है, ये ऑप्शन गलत ही है, गलत क्या लग रहा है, गलत ही है ये ऑप्शन, ये ठीक कर दूंगा मैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, 11th नंबर देखो, 11th नंबर, 11th नंबर, 11th नंबर हो गया। इजी है ये तो, ये तो बिल्कुल इजी सा है। 12th नंबर, 12th नंबर भाई एक बार रहने दो ना, ये अपना क्वांटम का क्वेश्चन है, ये रहने दो एक बार, ये क्वांटम का क्वेश्चन है, ये अपने क्वांटम में करेंगे। ये वाला क्वेश्चन ये किया किसने, 30 नंबर किया भाई, ये वैसे तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है स्मॉल ऑसिलेशन, पर अपने इसको नेट वगैरह में या जेस्ट वगैरह में पढ़ते हैं इसको। ये वैसे तो सिंपल भी कर सकते हैं, पर मैट्रिक्स बना के ज़्यादा इजी होता है ये क्वेश्चन ना, इसमें वी माइनस, IIT जैम में तो नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन, ना सिलेबस में मेंशन है टॉपिक। हाँ पर टीफर जस्ट में जरूर आ सकता है, IIT जैम में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि IIT जैम के सिलेबस में मेंशन ही नहीं है। हाँ करने चाहो तो कर सकते हो, वो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, पर ये जो है तुम्हारा, ये इससे ज़्यादा इजी होगा, वी माइनस ओमेगा स्क्वायर टी इक्वल टू 0, इससे थोड़ा ज़्यादा इजी होगा, इक्वेशन बना के करोगे, ट्राई करके तो होगा ही नहीं, ट्राई वैसे ट्राई करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा ये ना। ये स्मॉल ऑसिलेशन का क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें पहले लैग्रांजियन लिखना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी, उसकी एक मैट्रिक्स बनती है, फिर उसकी आइगन वैल्यू निकालते हैं अपने, क्योंकि दोनों कपल्ड होते हैं। एक बार रहने दो इसको, है ना, रहने दो इसको। ये वाला देखो भाई, 14 नंबर हुआ, रहने दो, 13 नंबर रहने दो, IIT जैम के लिए रहने दो, जस्ट वगैरह के लिए वो एक्स्ट्रा में कर देंगे। ठीक है, ये टॉपिक करवा दूंगा एक्स्ट्रा में जस्ट वगैरह के लिए। फोर्टीन तो हो गया होगा भाई, है ना, 14 हो गया होगा, 14 में तो कुछ भी नहीं है भाई, सिंपल क्वेश्चन है। 15 नंबर, 15 रहने दो, ये अपना उसका है अभी, ये ऑप्टिक्स का है, उसका ऑप्टिक्स की हेल्प से करना पड़ेगा इसको। ठीक है, nth ऑसिलेशन के लिए एक बार रहने दो, इसको भी रहने दो।
वैसे एसएचएम है पर ये ऑप्टिक्स वाला है हमारे पास में क्वेश्चन, पर ये सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। चलो एक बार रहने दो इसको भी, मैं करवा दूंगा, ये ऑप्टिक्स में भी आ जाएगा, रिपीट हो जाएगा। 16 नंबर देख लो, 16 नंबर, 15 रहने दो एक बार, मैं तुम्हें ऑप्टिक्स में करवा दूंगा। ये पूरा एक डेरिवेशन आएगा अपना जब अपने सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट करेंगे। नहीं सिंगल स्लिट नहीं, हाँ सिंगल स्लिट, सिंगल स्लिट में पूरा डेरिवेशन आएगा, वही सेम यहाँ चिपकाना है। हाँ बिना ऑप्टिक्स के भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने आएगा वो डेरिवेशन आएगा पूरा, तो उसके हिसाब से हो जाएगा। बाकी तो हो तो वैसे ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सम ही करना है। सोलह तो हो गया ना, 17 नंबर, 17 नंबर, 15 कर लेना, हो तो कर लेना, 15 कोई दिक्कत नहीं है। 16 नंबर, 17 नंबर, वही देखो, है तो कुछ नहीं है, तो सिंपल क्वेश्चन पढ़ोगे तो हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। पर वहाँ मैं तुम्हें पूरा डिटेल में करवाऊंगा वो, है ना, और भी कॉन्सेप्ट आएंगे उसमें ऑप्टिक्स में, जो अपने एन ऑसिलेशन को ऐड करेंगे ना, तो सुपरपोजिशन वो कैसे होता है, पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। 17 नंबर देखो, 17 नंबर देखो, 17 नंबर, 17 नंबर हो गया। 17 हो जाएगा, इजी है ना, 17 भी कुछ भी नहीं है। 18 नंबर देख लो भाई, 18 भी हो जाएगा, रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट है। 18 हो जाएगा, 19, 19 भी हो ही जाएगा, 19 में भी कुछ नहीं है। 18 भी हो जाएगा, 19 भी हो जाएगा, है ना। 18, 19 में भी कुछ नहीं है, 20 में भी कुछ नहीं है, 21 में भी क्या है, 21 में भी कुछ नहीं है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देना। 21 नंबर देखो, इन इलास्टिक कोलिजन है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है यहाँ तुम्हें। 21 नंबर, 18 हो जाएगा, रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट लगाना है तुम्हें, बस 18 हो जाएगा, ठीक है। 19 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 21 नंबर देखो भाई, 21 नंबर, 21 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इतना, है ना। बॉल, ये ए ब्लॉक ऑफ मास 0.38 kg इज केप्ट एट रेस्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस अटैच्ड टू ए वॉल, ठीक है। ए बुलेट जिसका वेट ये है विद दिस स्पीड हिट्स द ब्लॉक एंड गेट्स स्टक्स टू इट, मतलब ये चिपक जाती है, इन इलास्टिक कोलिजन है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू इक्विलिब्रियम, कितना डिस्प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू इक्विलिब्रियम, वो लगा देना भाई, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देना, वेलोसिटी निकाल लेना, कुछ भी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा तुम्हारा। थोड़ा दिमाग लगाना, हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इतना। वेलोसिटी निकालने पर डिस्प्लेसमेंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट आराम से निकाल सकते हो, वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू से डिस्प्लेसमेंट आराम से निकाला जा सकता है ना।
वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू में रिलेशन है ना, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है, तो v इक्वल टू ए ओमेगा कोस ओमेगा टी होता है। तो ए ओमेगा, ये वी नॉट है, वी नॉट निकल जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी, है ना, कि कंबाइंड सिस्टम की जब वो टकराएगा तो कंबाइंड वी नॉट निकल जाएगा, तो ए निकल जाएगा, है ना, वी नॉट निकल जाएगा तो ए निकल जाएगा। ओमेगा तो तुम्हें पता ही है, रूट के बाय एम, वो तो वैसे ही निकल जाएगा। के तुम्हें शायद गिवन है मेरे हिसाब से, हाँ, और एम भी तुम्हें गिवन है, एम है टोटल मास, वो भी तुम्हें गिवन है। हाँ हाँ, वी टोटल वेलोसिटी लेनी है, फाइनल वेलोसिटी जब दोनों चिपक जाते हैं, है ना, वो टोटल वेलोसिटी लेनी है, मोमेंटम कंजर्वेशन से निकल जाएगा। कर लोगे भी, कर लेना, बता दिया, हिंट दे दिया मैंने। 22 नंबर, कंसिडर द फॉलोइंग फोर्स्ड ऑसिलेटर। बताओ भाई, आ गया ना क्वेश्चन? ये तो चलो अपने कोई फॉर्मूले वाला यूज करने वाला नहीं है, पर अपने सिंपल ही है ये क्वेश्चन तो फाई की वैल्यू बतानी है, सिंपल बता दो बस, इसको सॉल्व, ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है, इसमें तो सॉल्यूशन दिया है, तो फाई की वैल्यू बता दो भाई कितनी होगी, मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व भी कर लो ना तुम, इसमें तुम्हें कोई वो फॉर्मूले याद थोड़ी ना रखने हैं। बीटा टेंस टू जीरो पर, बीटा टेंस टू जीरो पर क्या करना है, बीटा टेंस टू जीरो पर हाँ, चलो ट्राई करो, फॉलोइंग फोर्स्ड ऑसिलेटर। इसका सॉल्यूशन निकालो तुम, क्या आता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालो बीटा टेंस टू जीरो पर, और इसने सॉल्यूशन दे दिया, उसको कंपेयर करो, तो कहानी बन जाएगी अपनी, तो फाई भी आ जाएगा, साई भी आ जाएगा तुम्हारे पास में। मतलब काम क्या करना है, तुम इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब ये जो सॉल्व करते हैं, ये तुम डिफरेंशियल इक्वेशन से कर सकते हो, और सॉल्व करके जो सॉल्यूशन आएगा उसको इसके कंपेयर कर दो बीटा टेंस टू जीरो के लिए, बीटा टेंस टू जीरो के लिए जो तुम्हारा सॉल्यूशन आएगा उसमें बीटा टेंस टू जीरो कर दो और इसको कंपेयर कर लो, तो तुम्हारे पास में साई भी आ जाएगा, तुम्हारे पास में फाई भी आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे तुम्हारे पास में। अब ये तुम्हारे हाथ में है भाई, ठीक है, अब ये तो कर सकते हो तुम, इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और इसने सिर्फ फाई निकालना है, फाई पूछा है, तो तुम सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल ही निकाल लो, हाँ ट्राई कर लेना, हो जाएगा। ये देखो, ये तो सिंपल है, हो जाएगा, ये सिंपल हो जाएगा। 25 तक देख लो भाई, 25वां क्या, 25 तक देख लो, 24 भी हो जाएगा, 25 वाला देख लो, 25 वाला, 25 नंबर, 25 भी इजी है, क्या है 25 में, कुछ भी नहीं है, 25 तक देख लो, बाकी अपने एक क्लास और ले लेंगे इस पे, बाकी क्वेश्चन एक क्लास में, नेक्स्ट क्लास में अपने डिस्कस कर देंगे। कल अपने ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे, एक क्लास एक्स्ट्रा ले लेंगे इसके, या कल ही कर लेंगे, देख लेंगे, कल पहले ये क्वेश्चन ही कर लेंगे, फिर ऑप्टिक्स स्टार्ट कर देंगे 25 के बाद वाले। तुम 25 के बाद वाले ट्राई करना, जितने हो जाएं बढ़िया है, ठीक है। अब इसमें इन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है सर, है ना, इनमें क्या है क्वेश्चन में भी, रद्द, ये सब बेकार क्वेश्चन है ना,
और ये आए हुए क्वेश्चन है, तुम्हारे एग्जाम में ही आए हुए क्वेश्चन है। और इसके आगे जाओगे ना, आगे तो बिल्कुल रद्दी है। ये जो तुम IIT जैम पे जाओगे ना, ये तो बिल्कुल रद्दी रद्दी है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ये सब रद्दी क्वेश्चन है ये सब 1-1 मिनट के 2-2 मिनट के क्वेश्चन है। इनमें क्या है भाई, कुछ भी नहीं है इनमें। ये IIT जैम के क्वेश्चन है। ये वाला थोड़ा ठीक लग सकता है एक तुम्हें, पर इसमें भी कुछ नहीं है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, ये आगे वाले क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, ये तो आराम से होने वाले क्वेश्चन है। ठीक है। हाँ, एक दिन में ही कर देंगे डिस्कस, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे कल भाई। ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट है भाई, ऑसिलेशन से ज़्यादा ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिक्स के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ऑसिलेशन के इतने नहीं आते जितने ऑप्टिक्स के क्वेश्चन आते हैं। तो ऑप्टिक्स भाई ध्यान से करना है ना, और बढ़िया तरीके से समझना। ऑप्टिक्स ही इंपॉर्टेंट है ऑसिलेशन वेव में। वेव और ऑसिलेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑप्टिक्स, और अच्छे कॉन्सेप्ट भी है उसमें। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट, डबल स्लिट, है ना, वो सब चीज़ें अपने डिस्कस करेंगे। न्यूटन रिंग्स वगैरह सब चीज़ें डिटेल में डिस्कशन करेंगे अपने। समझ में आ गई बात। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का असाइनमेंट करते रहो भाई, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का असाइनमेंट भी अपने को डिस्कस करना है। अपने ये असाइनमेंट करके साथ साथ में उसको भी डिस्कशन कर लेंगे ना, रोज के 10-15 क्वेश्चन, 20-30 क्वेश्चन रोज के डिस्कस कर लेंगे। ऑप्टिक्स पूरा डिटेल में करेंगे एकदम, है ना। ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। ऑसिलेशन से काफ़ी इंटरेस्टिंग है ऑप्टिक्स। ठीक है, और अपना उसका एक अलग असाइनमेंट तुम्हें मिल जाएगा पूरा ऑप्टिक्स का। ठीक है, चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।